नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे दौर की जो शुरू तो हुआ था बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन कड़वी हकीकतों से टकराकर बिखर सा गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1932 से 1934 के समय की। ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जिसने भारत के आने वाले कल की दिशा तय कर दी। चलिए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दमदार कविता से। ये पंक्तियां उस एहसास को पकड़ती हैं जब गांधी जी लंदन जा रहे थे, एक ऐसे सम्मेलन के लिए जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को लगता था कि भाई ये तो शुरू होने से पहले ही फेल हो चुका है। माहौल कुछ ऐसा था कि कर्तव्य भी निभाना है और एक अनहोनी की आशंका भी मन में है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बड़े संघर्ष में उतरने से ठीक पहले आजाद भारत का सपना आखिर था कैसा। मार्च 1931 में कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ, लेकिन इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। हुआ ये था कि ये सेशन ठीक उस वक्त हुआ जब विवादास्पद गांधी-इरविन पैक्ट हुआ था और 3 महान शहीदों को फांसी दे दी गई थी। जाहिर है, लोगों में, खासतौर पर नौजवानों में बहुत गुस्सा था और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। और इस अधिवेशन में जो वादे किए गए वो अपने समय के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल क्रांतिकारी थे। सोचिए, फ्री स्पीच, बराबरी का हक, सबको वोट देने का अधिकार। पहली बार ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस ने राजनीतिक आजादी को करोड़ों लोगों की आर्थिक आजादी से जोड़ा था। मतलब ये सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर नहीं था, ये एक ऐसे भारत की नींव रखने का इरादा था जहां हर नागरिक को बराबर अधिकार और मौके मिले। और मजे की बात यह है कि इनमें से कई बातें आगे चलकर हमारे संविधान का आधार भी बनी। तो एक तरफ तो ये तैयारी थी। अब चलते हैं कूटनीतिक मोर्चे पर, जहां भारत का ये नया नजरिया सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य की असलियत से टकराने वाला था। यहां दोनों तरफ के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ भारत की मांग थी पूर्ण स्वराज की, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के लिए भारत क्या था? हमारी सबसे बड़ी शाही संपत्ति। भारत के नेता बराबरी पर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन विंस्टन चर्चिल जैसे लोग तो गांधी जी को राजद्रोही फकीर कहकर उनके साथ बात करने तक को तैयार नहीं थे। और देखिए, गांधी जी को खुद भी इसका अंदाजा था। उन्होंने सम्मेलन से पहले ही कह दिया था, पूरी संभावना है कि मैं खाली हाथ लौटूंगा। ये सच में वैसा ही था जैसे कवि ने कहा था, जहर का प्याला पीना। तो हुआ ये कि जब गांधी जी लंदन से भारत लौटे तो उन्होंने पाया कि यहां तो पूरा राजनीतिक माहौल ही बदल चुका है। एक नए वाइसरॉय आ चुके थे और ब्रिटिश सरकार ने ठान लिया था कि इस राष्ट्रवादी आंदोलन को जड़ से ही उखाड़ फेंकना है। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक पूरी सोची समझी 3 तरफा रणनीति थी। पहला, आंदोलन को सिर उठाने का मौका ही मत दो, शुरू में ही नेताओं को गिरफ्तार कर लो। दूसरा, जो सरकार के वफादार हैं उन्हें भरोसा दिलाओ कि सरकार ही असली बॉस है। और तीसरा, इस आंदोलन को यूपी और गुजरात जैसे गांवों में फैलने से रोको। और ये सब प्लान कब बना? जब गांधी जी लंदन में ही थे। और फिर 4 जनवरी 1932 को सरकार ने अपना पहला वार किया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और एक तरह का सिविल मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसका मतलब था कि अधिकारियों के पास किसी की भी संपत्ति को जब्त करने की खुली छूट थी। समझिए कि सारे नागरिक अधिकार खत्म, और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर देश के लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेता जेल में थे। लेकिन सरकार के इस जुल्म का जवाब भारतीय लोगों ने कैसे दिया? आइए अब वो देखते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 80,000 से ज्यादा लोग, वो भी सिर्फ पहले 4 महीनों में। इतने लोगों को अहिंसक आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए जेल में डाल दिया गया। ये दिखाता है कि लोगों का गुस्सा किस पैमाने पर था। और सबसे अहम बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग शहरों और गांवों के गरीब तबके से थे। ये सच में एक जन आंदोलन था। और सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या क्या नहीं किया। लाठीचार्ज, लोगों की जमीन, घर, मवेशी सब जब्त कर लेना, भारी जुर्माना लगाना, कोड़े मारना तो एक आम सजा बन गई थी। रासगांव जैसी जगहों पर तो लोगों को सरेआम बेइज्जत करने और बिजली के झटके देने जैसी खबरें भी आईं। महिला कैदियों के हालात तो और भी खराब थे, और प्रेस की आज़ादी पर भी हमला हुआ। हालांकि शुरुआत में जोश बहुत था, लेकिन इतने जबरदस्त और लगातार सरकारी दमन के सामने ये आंदोलन ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। आखिरकार अप्रैल 1934 में इसे आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ? जाहिर है, एक गहरी निराशा का माहौल बन गया। आंदोलन के अंदर ही गंभीर बहसें शुरू हो गईं। कई कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि क्या हमारी सालों की मेहनत सब बेकार चली गई? गांधी जी के नेतृत्व पर भी सीधे सीधे सवाल उठने लगे।
सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल जैसे बड़े नेताओं ने तो साफ साफ कह दिया कि एक राजनीतिक नेता के तौर पर गांधी जी असफल रहे हैं। उन्हें लगा कि अब एक नई रणनीति और एक नए नेतृत्व की जरूरत है। लेकिन इस सारी आलोचना के बीच गांधी जी का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने नेहरू को लिखा, मेरे अंदर हार की कोई भावना नहीं है। मेरे अंदर की उम्मीद आज भी उतनी ही रोशन है जितनी 1920 में थी। वो इसे एक लंबी लड़ाई का हिस्सा मान रहे थे। उनका मानना था कि लोगों का हौसला टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ है। तो असल बात यह थी कि अंग्रेजों ने स्थिति को समझने में गलती कर दी। उन्हें लगा कि कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ गई है, लेकिन असल में इस संघर्ष ने लोगों के दिलों में आज़ादी की भावना को और पक्का कर दिया था। भले ही आंदोलन को जबरदस्ती दबा दिया गया, पर यह एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। ब्रिटिश राज पर जो भरोसा था वो अब पूरी तरह से टूट चुका था। चलिए अब इस दौर के एक और बड़े संघर्ष की बात करते हैं। एक ऐसी चुनौती जो भीतर से आई, जहां अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने भारतीय समाज को ही बांटने का खतरा पैदा कर दिया। ये था 1932 का कम्युनल अवार्ड। ये एक ब्रिटिश नीति थी जिसके तहत दलित वर्गों, जिन्हें तब डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, उन्हें बाकी हिंदू समुदाय से अलग एक अल्पसंख्यक मान लिया गया और उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल बना दिए गए। असल में यह समाज को राजनीतिक तौर पर बांटने की एक कोशिश थी। गांधी जी उस वक्त जेल में थे और उन्होंने इस फैसले के खिलाफ आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। उनका तर्क ये था कि अगर ऐसा हुआ तो अछूत हमेशा के लिए अछूत बने रहेंगे। ये राजनीतिक बंटवारा सामाजिक सुधार के सारे रास्ते बंद कर देगा। गांधी जी के अनशन का असर हुआ। भारतीय नेताओं के बीच बातचीत हुई और एक समझौता निकला जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें अलग निर्वाचक मंडल की बात को खत्म करके संयुक्त निर्वाचक मंडल को बनाए रखा गया, लेकिन इसके बदले में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा कर दी गई। प्रांतीय स्तर पर 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में भी 18% सीटें आरक्षित की गई। एक तरह से इसने भविष्य में राजनीतिक आरक्षण की नींव रखी। तो आखिर में एक सवाल उठता है, क्या 1932 से 1934 का यह दौर एक बड़ी हार थी या फिर ये एक दर्दनाक सबक था, एक ऐसी अग्नि परीक्षा जिसने भले ही उस वक्त हमें पीछे धकेला, लेकिन आने वाले कल में आज़ाद होने के हमारे संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।